दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी की सौतेली माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती है। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर
राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ये आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी, आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है
और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ, अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती हैं। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम नेहा और कोमल था। नेहा बहुत समझदार थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी। साथ ही वो अपनी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी बहन को एक बीमारी थी। और तो और पूरे घर का ख्याल भी वही रखती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। उसकी वजह ये थी कि उर्मिला ने जब अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन उर्मिला के पति आरव की मृत्यु हो गई। उर्मिला उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नेहा को मनहूस समझने लगी। उर्मिला का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार नेहा की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी नेहा को बिना किसी कसूर के सजा मिलती रही। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन फिर भी उर्मिला नेहा से हमेशा घर का सारा काम करवाती, उस पर गुस्सा करती। उर्मिला ने नेहा से कभी ठीक से बात भी नहीं की। नेहा अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा ही तरसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उर्मिला की बड़ी बेटी कोमल की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और उर्मिला उल्टा नेहा पर ही सारा गुस्सा करने लग जाती है। क्यों रे नेहा की बच्ची, तूने मेरी बेटी को कौन सी दवा दी है जो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? बोल जल्दी। माँ, मैंने तो वही दवा दी है जो आपने मुझे देने के लिए कहा था। तू रुक जा जरा, इस डॉक्टर को जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ डायन कहीं की। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, सॉरी, आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इनकी जान बचना बहुत मुश्किल है अब। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरी बेटी को तो सिर्फ खांसी है। देखिए, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें कहीं और दिखा लीजिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर उर्मिला रोते रोते मंदिर में चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उर्मिला रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वहाँ खड़ा पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसके पास आकर उससे बोलता है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है।
नहीं बाबा, मेरी बेटी अब नहीं बच सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। पर तुम उस जादुई गुलाब को लेकर आ गई तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उस जादुई गुलाब को लेने के लिए जरूर जाऊंगी। उसके बाद वो पंडित उर्मिला को उस जादुई गुलाब का पता बताती हैं। फिर उर्मिला उस जादुई गुलाब को लेने के लिए चली जाती है और उसे वो गुलाब एक महल के बगीचे में मिल भी जाता है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई गुलाब तोड़ लेती है कि तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उर्मिला बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर उर्मिला के होश ही उड़ जाते हैं और वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई गुलाब को तोड़ने की? मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये जादुई गुलाब चाहिए। अगर तुम मुझे ये जादुई गुलाब दे दोगे तो मेरी बेटी बच सकती है। उसकी जान खतरे में है। ठीक है, तुम इस जादुई गुलाब को ले जा सकती हो, पर तुम्हें इस जादुई गुलाब के बदले अपनी बेटी मुझे देनी होगी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी की जान के लिए इस जादुई गुलाब को मांग रही हूँ और तुम मेरी बेटी को ही मांग रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें ये जादुई गुलाब चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती भी दूंगा। राक्षस की ये बातें सुनकर उर्मिला मन ही मन में सोचती है, अगर मैं कोमल की जगह नेहा को इस राक्षस को दे दूं, तो उस नेहा से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे सोना चांदी हीरे मोती भी मिल जाएंगे। हाँ, यही करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर उर्मिला वो जादुई गुलाब लेकर वहाँ से लौट आती है और अपनी बड़ी बेटी कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ ले बेटा, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो फूल सूंघते ही उसकी बेटी कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद उर्मिला अपनी छोटी बेटी नेहा को वो सारी बातें बताती है और उससे बोलती है, तुम जाओगी ना मेरी बेटी? नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा और मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी मेरी बच्ची। ठीक है माँ, मैं आप दोनों के लिए उस राक्षस के पास जरूर जाऊंगी। फिर नेहा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ उस खतरनाक राक्षस के पास चली जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद राक्षस उर्मिला को ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती देता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे इस राक्षस के पास नहीं रहना माँ। और माँ, ये इस राक्षस ने आपको इतना सारा सोना चांदी क्यों दिया है माँ? उर्मिला नेहा को कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो राक्षस नेहा का हाथ पकड़ लेता है और नेहा को अपने साथ महल में ले जाता है। नेहा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राक्षस उसे डरा हुआ देख चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर नेहा एक कमरे में चली जाती है तो वो देखती है
कि वहाँ उसकी पसंद का हर सामान मौजूद होता है। नेहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मन ही मन सोचती है, अरे मुझे तो लगा ये राक्षस मुझे मार देगा। ये देखने में ही कितना डरावना है, लेकिन मन का बहुत अच्छा है। फिर दूसरे दिन वो राक्षस नेहा के पास उसके कमरे में आकर उससे बोलता है, नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ या ना में ही जवाब देना। नहीं। नेहा की ना सुनकर राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी तरह वो हर दिन नेहा से मिलने आता और उससे यही सवाल करता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन नेहा फिर से उसे वही जवाब देती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और राक्षस हमेशा उदास होकर वहाँ से चला जाता। फिर एक दिन नेहा राक्षस से जाकर बोलती है, सुनो, मुझे अपनी बहन और माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी माँ और बहन की याद आ रही है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। तुम बस अपनी आंखें बंद करना और तुम अपने घर वापस पहुँच जाओगी। इसके बाद राक्षस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर नेहा भी थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद नेहा राक्षस के कहे अनुसार अपनी आंखें जैसे ही बंद करती है, वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उर्मिला भी उससे माफी मांगने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोने चांदी के लिए तुझे उस राक्षस को दे दिया और तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ किया। इस तरह उर्मिला नेहा को अपनी बेटी मान लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उसकी माँ का प्यार मिलने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे राक्षस की बहुत याद आ रही थी, तो वो राक्षस के पास चली जाती है। तो वो देखती है राक्षस जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है कि तभी राक्षस उठकर बैठ जाता है। शुक्र है आप ठीक हो। आपसे दूर जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे भी आपसे प्रेम है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो कि तुम मुझ जैसे बदसूरत राक्षस से प्यार कर सकती हो? शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए और आपका दिल तो बहुत अच्छा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। नेहा के इतना कहते ही वो बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और उससे कहता है, मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था मुझसे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार देकर इस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। और हाँ, मुझे भी तुमसे प्रेम है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ में रहने लगते हैं। कैलाशपुर गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। सूरज बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। उसे ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी कुसुम और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मेहर था।
महर अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक बार अचानक कुसुम की मृत्यु हो गई। ये समय सूरज और महर के लिए बहुत ही गम से भरा था। कुसुम के चले जाने से दोनों बहुत दुखी थे। इधर कुसुम को मरे 1 महीना ही बीता था कि सूरज ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी शालिनी को घर ले आया। शालिनी, ये मेरी बिटिया महर है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि तुम इसे माँ का प्यार दे सको। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, मैं इसे माँ की तरह ही प्यार करूँगी। हाँ शालिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। फिर उस दिन शालिनी महर से बात करने के लिए गई। महर बेटा, कैसी हो? देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी नई माँ शालिनी। पर आप तो मेरी सौतेली माँ हो ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती हैं। अच्छा जी, ये तुमसे किसने कहा? सब यही कहते हैं, मेरी सारी सहेलियाँ भी यही कहती हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। बस तुम मुझे अब से माँ कहकर बुलाना। मतलब ये कि तुम्हारे पापा ने मुझसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही शादी की है और मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूं। और वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी हो और मुझे भी बहुत पसंद आ गई हो। वो क्यों भला? क्योंकि तुम दिन भर अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती हो और इतना प्यार करने वाली बेटी मुझे मिल जाए फिर तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे, है ना? आप भी बहुत प्यारी हो। अब से आप ही मेरी माँ हो। माँ। पहले ही दिन महर और शालिनी की दोस्ती हो गई और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में घुल मिल गई थी। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद था। वो लोग पूरे दिन बातें करती, हंसती खेलती और एक साथ ही खाना खाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। महर ने अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपनी सगी माँ का लहंगा निकालकर शालिनी को दिया और बोली, माँ ये लहंगा पहन कर दिखाओ ना। ये लहंगा मेरी माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। आप प्लीज इसे पहन कर दिखाओ ना। प्लीज माँ, आप पर भी ये बहुत जमेगा। जरूर, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं पहनकर अभी आती हूँ। शालिनी कमरे में गई और उसने वो लहंगा पहना, पर जैसे ही उसने लहंगे को पहना वो गायब हो गई। तभी सूरज आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। है कोई? शालिनी, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा तो खोलो। शालिनी ने फटाफट से दरवाजा खोला, पर वो सूरज को नजर ही नहीं आ रही थी। कमाल है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया और शालिनी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? शालिनी, तुम कहाँ हो? हाँ जी, बोलिए। अरे, तुम दिखाई ही नहीं दे रही, कहाँ हो तुम? जी, यहीं पर तो हूँ। क्या हो गया आपको? ओहो, क्या मजाक कर रही हो? मुझे तो नहीं दिख रही तुम। तभी सूरज को बाहर से एक आवाज आई, सूरज, मिस्टर सूरज, सूरज। सूरज बाहर निकल गया। इधर शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शालिनी शीशे के सामने खड़ी हो गई और उसने देखा कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं शीशे में दिख क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये माजरा क्या है? शालिनी समझ गई कि उसने जो लहंगा पहना है वो मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। शालिनी ने तुरंत उस लहंगे को उतारकर संभाल कर उसे रख दिया। कुछ ही देर बाद सूरज वापस आया और बोला, अरे शालिनी, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा था।
वो मैं यही बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आते आते देर हो जाएगी। तुम और मेहर खाना खा लेना, ठीक है? इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला गया और फिर शालिनी उस जादुई लहंगे की बात मेहर को जाकर बताती है। क्या सच में माँ, ये जादुई लहंगा गायब होने वाला है? हाँ सच में। अच्छा, ये बात तुम्हारे पापा को बताऊं क्या? नहीं, उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई बन गया, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा ठीक है। अगले दिन सूरज बहुत ही उदास और टेंशन में था। तभी शालिनी उससे पूछती है, तबीयत तो ठीक है ना जी आपकी? हाँ, सब ठीक है। तुम बस जाकर एक कप चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और शालिनी दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी सूरज बोला, अरे रुक जाओ शालिनी, मैं खोल देता हूँ। दरवाजे पर फिर से वही लड़की थी जो उस दिन सूरज को आवाज लगा रही थी। दरअसल ये डॉली थी जो सूरज की बिजनेस पार्टनर थी। शालिनी सुनो, मुझे डॉली मैम से किसी बड़ी डील के बारे में डिस्कस करना है। कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। अब तुम जाओ और दरवाजा लॉक करते हुए जाना। ठीक है जी। इतना बोलकर शालिनी वहाँ से बाहर मेहर के कमरे में आ गई। मेहर डॉली के बारे में सुनकर थोड़ा घबरा गई और बोली, माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी यही लेडीज घर में आई थी और पापा ने मुझे ऐसे ही बोला था। अच्छा, फिर अब क्या करें? कैसे पता लगाएं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है? माँ, आप वो जादुई लहंगा पहनो और पता लगाओ कि पापा वहाँ उस लड़की से क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कहती हो। ये ठीक है, अभी पता करती हूँ। शालिनी तुरंत ही वो जादुई लहंगा पहनकर बाहर आकर मेहर से बोलती है, बेटी, मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, पर आप हो कहाँ? यही हूँ। और फिर शालिनी उस कमरे में गई जहाँ डॉली और सूरज आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और वहीं उनके बीच में बैठकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। डार्लिंग, सब सही करके मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कब सूरज? मुझसे अब तुम्हारे बगैर और नहीं रहा जाता। डॉली बेबी, तुम्हें तो पता ही है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपनी पहली पत्नी कुसुम को मार डाला ताकि ये सारी जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, पर कमबख्त ये सब मेहर के नाम कर गई और अब मैं मेहर को मारूंगा और इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डालूंगा। दुनिया जानती है सौतेली माँ कैसी होती है और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्यों, कैसा लगा प्लान? वाह जानू, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। पर जो भी करना है अब जल्दी करो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। ये सब सुनकर शालिनी के तो होश ही उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। वो कमरे से बाहर आ गई और उसने ये सारी बातें मेहर को बताई। मुझे तो पहले से ही ऐसा लगता था। मेरे पापा अक्सर मेरी माँ को बिना बात के पीटते रहते थे। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेहर बेटा, गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। हम उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और बताओ कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। शालिनी की बात सुनकर मेहर कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चली गई और फिर पुलिस मेहर के साथ उनके घर आ गई। मिस्टर सूरज एंड डॉली, बोथ आर यू अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, हमारी गलती क्या है? अपनी पहली पत्नी के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जी हाँ,
आपकी बेटी ने खुद खून होते हुए देखा है। क्या ये हो ही नहीं सकता? जब मैंने कुसुम को मारा था तब वो वहाँ पर नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इन्होंने कुसुम का खून किया है। सूरज और डॉली, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम दोनों की जगह अब जेल में है और वहीं चक्की पीसना। फिर उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई और फिर मेहर और शालिनी दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, कानपुर गांव में नीता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। एक दिन नीता अपने पति आकाश को बुलाती है और उससे बोलती है, सुनिए जी, मुझे पता है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे सांची और राजू मेरे बगैर कैसे रहेंगे? इसीलिए आप मेरे बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लेना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। देखना, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ दिनों बाद सांची और राजू की मां की मृत्यु हो जाती है। नीता के कहे अनुसार आकाश मीनाक्षी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। मीनाक्षी की पहले से ही एक बेटी थी, संजना। सांची बेटा, राजू बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और मीनाक्षी ये मेरी बेटी और मेरा बेटा है। मैंने तुमसे शादी अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए की है और मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। जी ठीक है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीनाक्षी आकाश के सामने तो सांची और राजू से खूब अच्छे से बात करती, पर आकाश के जाने के बाद सांची पर खूब अत्याचार करती, उनसे सारा दिन काम करवाती। एक दिन सांची, ओ सांची, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई है? पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, आखिर कब करेगी? माँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, सर में दर्द हो रहा है, कहो तो आपके सर दबा दूं। चल उठ, जाकर काम कर। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, नौटंकी कहीं की। सांची दवाई खाकर घर का काम जैसे तैसे कर लेती है। राजू को अपनी बहन की हालत देखकर अपनी सौतेली माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, पर माँ मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे पहनने के लिए कोई दूसरी फ्रॉक दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या? दूसरी फ्रॉक? तेरे बाप ने मेरे नाम तो पूरी प्रॉपर्टी लिख दी है, जो मैं तुझ पर लुटाती रहूं। चल जा अब यहाँ से, जाकर कपड़े धो। सांची फिर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते हुए उसके कपड़े और गीले हो जाते हैं। सांची ठंड से कांपने लग जाती है और वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मीनाक्षी आती है और उसे जमीन पर गिरा हुआ देख बोलती है, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो इसका बाप तो मुझे नहीं छोड़ेगा। मीनाक्षी सांची पर पाइप से पानी गिराकर
उसे होश में लाती है और बोलती है, उठ, चल एक चिट्ठी लिख। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। तभी वहाँ पर सांची का छोटा भाई राजू आ जाता है और अपनी बहन सांची से कहता है, नहीं दीदी, ये चिट्ठी मत लिखो, वरना पापा आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे। माँ की बातें मत मानो, माँ बहुत बुरी है। ये सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और राजू को खींचकर एक थप्पड़ मारती है, जिससे राजू जमीन पर गिर जाता है और रोने लग जाता है। ये देखकर सांची हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, नहीं माँ, राजू को मत मारिए, मैं चिट्ठी लिखती हूँ। और सांची जल्दी जल्दी चिट्ठी लिखने लग जाती है। लिख दी, चल अब जा यहाँ से। अब कभी दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगी तो वो तो मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। लेकिन मीनाक्षी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। राजू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से बोलता है, मैं भी अपनी दीदी के साथ जाऊंगा, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। हाँ जा जा, हमें कोई शौक नहीं है तुझे अपने साथ रखने का। चल निकल जा यहाँ से। सांची अपने भाई राजू को साथ में लेकर रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। क्या बताऊं परी जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे और मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया है और हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं क्या करूं? अपने भाई को लेकर कहाँ जाऊं? आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत बोलो सांची, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी माँ को सजा भी दे सकती हूँ, पर सजा देने से अच्छा उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ भी ऐसा ना करे। मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक देती हूँ, एक तुम्हें पहनना है और 2 को मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और फिर परी उसे जादुई 3 फ्रॉक दे देती है और एक फ्रॉक पहनकर सांची और राजू 2 फ्रॉक अपने घर ले जाते हैं। उनके पिता उनको देखकर बोलते हैं, अब क्या लेने आई है यहाँ? जैसा तूने किया है उसके बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चली जा यहाँ से। पापा, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। फिर वो चिट्ठी जो तुमने लिखी थी। तभी राजू बोलता है, वो चिट्ठी माँ ने दीदी से जबरदस्ती लिखवाई थी। दीदी बिल्कुल सच कह रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। सांची और राजू की ये बातें सुनकर मीनाक्षी चौंक जाती है और गुस्से से बोलती है, अरे ये क्या बोल रही है? देखिए जी, इसकी बातों पर यकीन मत करिए। पहले तो किसी के साथ भाग गई और जब उसने छोड़ दिया तो आ गई है आपको यहाँ पर मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। इसकी बातों पर यकीन मत करिए। अच्छा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं
तो ये लो, ये जादुई फ्रॉक है। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप दोनों झूठ बोल रही हो तो ये फ्रॉक जलाकर आप दोनों को राख कर देगा। अब आप दोनों ये फ्रॉक पहनो। सांची की ये बातें सुनकर मीनाक्षी और संजना रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही जबरदस्ती वो चिट्ठी लिखवाई थी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में पड़ गई थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। सांची और राजू को भी अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगी। सांची बेटा, बोलो ना अपने पापा को मुझे माफ कर दे। पापा, माँ को माफ कर दीजिए, चाहे जैसी भी है तो ये हमारी माँ। अच्छा ठीक है सांची बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ। उसके बाद मीनाक्षी सांची को भी अपनी बेटी और राजू को अपना बेटा मान लेती है और सब साथ में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। एक छोटे से गांव में सिमरन अपनी माँ बीना और पिता सुरेश के साथ हंसी खुशी से रहती थी। सिमरन के पिता एक लकड़हारे थे। वो हर रोज जंगल में जाकर ढेर सारी लकड़ी लाकर बाजार में बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सवेरे वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वो जिस पेड़ को काट रहा था उस पेड़ की जड़ में नाग नागिन रहते थे। सुरेश को पता नहीं था और अनजाने में उसकी कुल्हाड़ी से उस पेड़ में रहने वाला नाग मारा गया, पर नागिन बाल बाल बच गई। ये देख सुरेश डर के मारे अपने घर की ओर चल दिया। उसी पेड़ में रहने वाली नागिन अपने मरे हुए नाग को देखकर रोने लगी। मेरा सुहाग छीन लिया, मेरे नाग ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगी। फिर नागिन अपने पति नाग को दफन करने के बाद बदला लेने सुरेश के घर की ओर चल पड़ी। उस समय सुरेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उन्हें हंसी खुशी खाना खाता देख नागिन गुस्से से आग बबूला हो गई। मेरे पति को मारकर अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा है, मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अब तू देखना एक नागिन का इंतकाम। फिर उसी रात सबके सो जाने के बाद नागिन ने सिमरन की माँ को डस लिया और देखते ही देखते सिमरन की माँ का पूरा शरीर नीला पड़ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो मर गई। अगली सुबह जब सुरेश ने अपनी बीवी का मृत शरीर देखा तो उसके सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तभी दौड़ती हुई सिमरन वहाँ पर आई और बोली, माँ, माँ उठो ना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लेकिन सिमरन की माँ बीना नहीं उठी। पापा देखो ना, माँ उठ नहीं रही, आप बोलो ना माँ को। सुरेश से कुछ नहीं बोला गया और वो सिमरन को गले से लगाकर रोने लगा।
दुख की घड़ी से निकलकर सुरेश ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा और खेती करने लगा। सिमरन का भी अकेले घर में मन नहीं लगता था। फिर वो भी अपने पापा के साथ खेतों में जाने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर एक दिन सुरेश के बचपन का दोस्त मुकेश उससे बोला, अरे सुरेश, अब तो तुम दूसरी शादी कर लो, घर संभालने वाली आ जाएगी और सिमरन को भी नई माँ मिल जाएगी। तुम कहो तो कहीं बात चलाऊं। कैसी बातें कर रहे हो मुकेश, मैंने कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उस दिन तो मुकेश की बात को सुरेश ने अनसुना कर दिया, मगर एक तो खेती का काम और दूसरा सिमरन की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन सुरेश छाया नाम की एक औरत से शादी कर उसे अपने घर ले आया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही नागिन थी, जिसने औरत का रूप बदलकर सुरेश को अपने जाल में फंसाया था। सिमरन बेटा, सिमरन, देखो तो मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। सिमरन उछलते कूदते वहाँ आई और छाया को देखकर बोली, ये कौन है पापा? ये तुम्हारी नई माँ है बेटी, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। अपने पिता की बात सुनकर सिमरन खुशी से माँ कहकर उस बहरूपिया नागिन से लिपट गई। लेकिन छाया मन ही मन इंतकाम की आग में जल रही थी। तुझे तो मैं तिल तिल कर मारूंगी, बड़ी आई माँ कहने वाली। उस दिन से उस नागिन का असली खेल शुरू हुआ। सुबह सुबह तो सुरेश अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता था। उसके जाते ही नागिन सिमरन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगी। बात बात पर उसे बहुत मारा करती और खाना भी नहीं देती थी। वो सिमरन से बहुत काम करवाती थी। एक दिन जब सुरेश खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त मुकेश वहाँ आया और बोला, अरे सुरेश, सारा दिन बस खेतों में काम करते रहते हो, घर में क्या हो रहा है कभी जानने की कोशिश की है? अरे क्या हुआ मुकेश, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी उस मासूम सी बच्ची पर कितना अत्याचार करती है, हर रोज घर का सारा काम करवाती है और ऊपर से मारती पीटती भी है। बच्ची का रोना सुन आस पड़ोस के रहने वालों का दिल पसीज जाता है और तुम हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये सब सुन सुरेश सर्द रह गया और अगले दिन सच्चाई का पता लगाने के लिए वो खेतों में काम करने के बहाने घर से तो निकला, लेकिन जल्दी ही वापस आ गया। उस समय छाया सिमरन को डंडे से पीट रही थी। तुझसे 2-4 बर्तन नहीं धोए जाते? हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या? कामचोर कहीं की। ये देख सुरेश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो छाया के हाथों से डंडा छीनकर उसे पीटने लगा। नीच औरत, जिस बच्ची को मैंने आज तक फूलों की तरह रखा, तूने उसे डंडे से मारा। जिस बच्ची के लिए मैंने तुझसे शादी की, तू उसी बच्ची पर जुल्म ढा रही है। ये कहते हुए सुरेश छाया को डंडे से मारने लगा। मार खाते हुए छाया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इससे पहले कि वो नागिन का रूप लेकर सुरेश को डस लेती, इसी बीच सिमरन बीच में आ गई। पापा, नई माँ को मत मारो, इन्हें घर से मत निकालो। ये देख दुष्ट औरत, जिस पर तू इतने दिनों से जुल्म पर जुल्म ढा रही थी, वही तुझे बचा रही है। छाया का गुस्सा अब शांत हो चुका था और मन पश्चाताप से भर गया था। हे भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया? पहले मैंने इसकी माँ को छीन लिया और अब इस मासूम बच्ची पर अत्याचार करने लगी। फिर छाया रोते हुए सिमरन से बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, बस मुझे एक मौका दो। मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार देना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची की झोली ढेर सारी खुशियों से भर दूंगी। छाया की बातें सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए।
और उस दिन के बाद छाया ने अपना नागिन रूप हमेशा के लिए त्याग दिया और सिमरन को अपनी संतान की तरह पालने लगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब सौतेली बेटी की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से सोनाक्षी ने रोड पर ध्यान न देकर वो रोड पार करने लगती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन अमित का एक दोस्त आया और उससे बोलता है, अरे अमित भाई, अभी हमारी परी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे अमित भाई, तुम अपनी बच्ची को माँ का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और अमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा परी, देखो ये तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देख रेख करेंगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है, ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी परी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बदले में उसे खूब मारती है। एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ पापा। इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और परी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही शकुंतला अमित से बोलती है, अमित जी, मैं उसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं शकुंतला, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। शकुंतला को एक बेटी होती है और अब शकुंतला का परी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गयी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन शकुंतला की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे शकुंतला बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विराट, और वो बहुत अमीर है। उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे। उम्र भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पैसा बहुत है। उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी परी। मैं तो कहती हूँ परी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो तू सही कह रही है। चल तू परी के लिए बात कर। इतना कहकर
पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और परी की शादी विराट से तय हो जाती है। और कुछ दिन बाद परी की शादी विराट से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। और ये बात जब परी को पता चलती है, तब वो अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ, देखो न माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। नई माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया। और आज मेरी शादी तो कहाँ चली गई माँ, अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके छोटे छोटे 2 बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, परी, अब से ये बच्चे तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो। जो दुख तूने झेले हैं, वो दुख इन बच्चों को मत होने देना। आज से तेरा यही घर और परिवार है। इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विराट परी से बोलता है, परी, मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन तुमसे शादी करके इन बच्चों को एक माँ मिल गई और प्लीज इनको अपने साथ माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये दुख मैंने झेला है। माँ का प्यार क्या होता है, ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं शकुंतला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती। मैं अमित जी की देखभाल कैसे करूँगी? ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ। वो मेरी अपनी बेटी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जानवी के पास जाती है। जानवी अपनी माँ की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में कहती है, अरे माँ, मुझसे अपने सास ससुर ही नहीं संभलते, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर पर वापस जाने लगती है। घर वापस जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वो सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है। और वो कार जब रुकती है तो उसमें से परी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है, तो वो अपनी माँ को तुरंत अपनी कार में बैठा लेती है और घर ले जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। और फिर शकुंतला के होश आने पर परी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो? और तुम्हारी ये हालत किसने करी है? और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल? परी का इतना प्यार देखकर शकुंतला को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए परी को वो सारी बातें बता देती है। उसके बाद परी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। परी अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसका ये प्यार देखकर शकुंतला रोते हुए परी से बोलती है, बेटा परी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विराट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है माँ।
मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ना माँ। ये सब देखकर शकुंतला रोने लग जाती है और परी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती हैं। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है।
अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ये आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक
पीछे मुड़कर देखती हैं और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ, अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती हैं। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।